एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। तमाम राजनीतिक दल एनडीए के साथ भी आ रहे हैं तो कई एनडीए गठबंधन के साथ छोड़ भी जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे इस बार इन्होंने एनडीए के समर्थन में उतरे हैं, यानी बीजेपी के समर्थन करेंगे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी शर्त से। तो आखिर इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये किसी स्वार्थ की वजह से किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के महासचिव वागीश सारस्वत। वागीश सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार सारस्वत जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि एनडीए को, बीजेपी को निस्वार्थ भाव से बिना किसी शर्त से समर्थन करने के पीछे क्या उद्देश्य है मनसे का और इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये जो राष्ट्र साहब ने डिसीजन किया है एनडीए को समर्थन करने का, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो समर्थन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये किसी पार्टी के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। हमको, हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि देश को सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। पहले 5 साल में मोदी जी ने जिस तरह की कार्यवाहियां की थी उससे हम लोगों को ये लगा था कि वो ठीक से निर्णय नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2019 में जब वो दोबारा चुन करके आए, उसके बाद के 5 साल में जो निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं वो भारत को नई दिशा देने वाले और देश में परिवर्तन करने वाले। धारा 370 का फैसला सबसे महत्वपूर्ण फैसला था, सीएए का फैसला बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। तो इस तरह के फैसलों पर राज ठाकरे जी ने सबसे पहले समर्थन किया। और आप लोगों को अगर याद होगा तो तब भारतीय जनता पार्टी में भी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसे वक्त में भी राज ठाकरे जी ने सबसे पहले, पूरे देश में सबसे पहले ये कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो गुजरात का चेहरा दिख रहा है या गुजरात का विकास की दिशा में जाता हुआ तंत्र दिखाई दे रहा है, उस तंत्र को पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसलिए राज ठाकरे जी ने उस वक्त कहा था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो देश को दिशा दे सकते हैं। और आज की जो बात है, अब जो बिना शर्त समर्थन दिया है, अमित शाह जी से राज ठाकरे जी की मुलाकात हुई, कई मुद्दों पे बातचीत हुई, लेकिन उनके जो बाकी सारे मुद्दे हैं उन सबसे हम सहमत नहीं हैं। हमने हमारी पार्टी बनाई है, हम अपनी पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी पार्टी को जो मिला हुआ चुनाव चिन्ह है उससे चुनाव चिन्ह से हम चुनाव लड़ेंगे। किसी दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। और कई तरह की शर्तें आई, कई तरह के प्रस्ताव आए। माननीय राज साहब ठाकरे ने विचार किया और विचार करने के बाद एक निर्णय पे पहुंचे कि हम मोदी जी को समर्थन कर सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए कोई ये मोल भाव नहीं कर सकते। इसको वाटाघाटी, मराठी का एक शब्द है, हम वाटाघाटी नहीं कर सकते। हम सीटों के बंटवारे के लिए वाटाघाटी नहीं कर सकते। अगर हम समर्थन दे रहे हैं तो समर्थन दे रहे हैं, उसमें किसी स्वार्थ की आवश्यकता नहीं है या किसी लोकसभा सीट की जरूरत नहीं है, हमें किसी मंत्री पद की जरूरत नहीं है, राज्यसभा या विधान परिषद की भी हमें जरूरत नहीं है। सारस्वत जी, आपने कहा कि निस्वार्थ भाव से आप लोग कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने के लिए आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में एक मनसे पार्टी का एक वोट बैंक या फिर ये कहें कि उनका कहीं न कहीं जुड़ाव आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। इसी दृष्टिकोण से आप लोगों ने उनका समर्थन किया। देखिए, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीच में एक आध बार मैंने भी इस्तेमाल किया, आपने भी इस्तेमाल किया, एक शब्द है निस्वार्थ। तो सबसे बड़ी बात यह कि राजनीति में निस्वार्थ कुछ होता नहीं। और माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी ने या हमने जो फैसला किया है वो निस्वार्थ भाव से नहीं किया है। हमारा निहित स्वार्थ है और स्पष्ट तौर से एक स्वार्थ है कि ये जो हमारा देश है, आज का जो भारत है, पूरी दुनिया में सबसे युवा भारत है और हमारे इस युवा भारत में बेरोजगारी की संख्या बड़े पैमाने पर फैली हुई है।
हम ये चाहते हैं कि हमारा युवक बेरोजगार ना रहे, और युवक की बेरोजगारी हटाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सक्षम नेतृत्व। और हम नरेंद्र मोदी जी को इस आशा की नजर से देख रहे हैं कि वो इस युवा भारत को एम्प्लॉयड करेगा, उसको रोजगार देगा, और ये हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। हम ये नहीं चाहते कि फटे पुराने कपड़ों में हमारा देश का किसान घूमे। हम ये संकल्पना लेके चलते हैं कि हमारा किसान जब ट्रैक्टर पे बैठ के चलाए या खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए जाए तो वो भी बढ़िया ब्रांडेड टी शर्ट और जीन्स पहन करके जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का हर युवा, हर व्यक्ति समृद्ध होना चाहिए, और समृद्धि लाने के लिए सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। सारस्वत जी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो उनका यहाँ तक कहना है कि आप लोग कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है उसको डेंट करने के लिए आप एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी बात कि आपका खुद का कोई वोट बैंक या खुद का कुछ शेयरिंग है नहीं महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा विपक्ष पार्टियों का आरोप है। जयदेव जी, विपक्ष की पार्टियां तो आरोप लगाने के लिए ही होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के पास पूरा डाटा है, हमने कितने चुनाव लड़े हैं और कब किस चुनाव में हमको कितना वोट मिला है। तो किसी को ये प्रूफ करने की तो हमें जरूरत नहीं है कि हमारा वोट बैंक है या नहीं है। सबने देखा है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि हमारा कैसा वोट बैंक है, और हमारे नेता माननीय राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता किस हद तक प्यार करती है। रही बात किसी को नुकसान पहुंचाने की, अगर हम बेवजह कहीं अपने उम्मीदवार उतार रहे होते और ये जानते हुए उतार रहे होते कि हम जीत नहीं सकते लेकिन हरा सकते हैं, तब हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे हो सकते थे। जब हम बिना शर्त, बिना किसी इच्छा के समर्थन दे रहे हैं, और किसी को समर्थन देना किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, हम किसी का साथ दे रहे हैं। अगर हमसे किसी को फायदा हो सकता है तो हम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी को फायदा पहुंचाने से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका इलाज हमारे पास तो क्या, इस पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। सारस्वत जी, आपने कहा कि आप किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन राज ठाकरे जी का जो उत्तर भारतीय को लेकर जो बयान जो आए थे बीच में, उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको बीजेपी को उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए, मैं अब से नहीं, जब से ये आंदोलन चला था मराठी का, मैं तब भी पार्टी में था, और पार्टी की स्थापना के वक्त से पार्टी में हूं। और मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में कितना जानते हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर बाहर के किसी प्रांत में जन्म लेना उत्तर भारतीय या परप्रांतीय होता है तो बाकायदा मैं परप्रांतीय हूं, और पार्टी की स्थापना के वक्त से लेकर के अब तक पार्टी ने मुझे प्रमोशन ही दिया है, कभी मेरा डिमोशन नहीं किया। पार्टी ने मुझे पहले उपाध्यक्ष बनाया, प्रवक्ता बनाया, फिर महासचिव बनाया, और महासचिव के साथ साथ अब भी मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। और ऐसी पार्टी जो महाराष्ट्र के हित के लिए लड़ती है, मराठियों के लिए लड़ती है। अगर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के विरोध में होते तो वागीश सारस्वत जैसे व्यक्ति को क्यों इतना बड़ा पद देते, जो पार्टी का प्रमुख पद है, और ऐसी जिम्मेदारी क्यों देते कि पार्टी का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय चैनल पर वागीश सारस्वत को भेजा जाता। इसका सीधा अर्थ यह है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के कुछ विषय उठाए थे राज ठाकरे जी ने, उन विषयों का विषयांतर करते हुए समाज में विष घोलने का काम लोगों ने किया है, राज ठाकरे जी ने नहीं। राज ठाकरे जी धर्म को नहीं मानते, जाति को नहीं मानते, भाषा को नहीं मानते। उनका एक ही कहना है कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हैं, आप कहाँ पैदा हुए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आपकी कर्म भूमि यह है। आप किसी भी दूसरे प्रांत को आप देखिए ना, गुजरात को देखिए, वहां का मुसलमान गुजराती बोलता है, वहां का परप्रांतीय भी गुजराती बोलता है, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में अक्सर आप राजनीति दूसरी तरह की देखेंगे। यहाँ सिर्फ बाहर के लोग वोट बैंक बनाने के लिए राजनीति करते हैं, उसका विरोध है। इसके अलावा कोई दूसरा विरोध नहीं है। दूसरा, एक रेलवे का आंदोलन हमारी पार्टी ने किया था। रेलवे के आंदोलन रेलवे की गलतियों के वजह से हुआ, अब वो गलतियां सुधार ली गई हैं। अब तो हम रेलवे का आंदोलन नहीं करते हैं, क्योंकि पहले रेलवे की जब वैकेंसीज निकलती थी उनका विज्ञापन मराठी में नहीं जाता था, महाराष्ट्र के अखबारों में नहीं जाता था, इंग्लिश के अखबारों में, हिंदी के अखबारों में, बिहार के अखबारों में और अन्य हिंदी भाषिक प्रांतों में जाता था, जिसका हमने विरोध किया। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी थी
तब उन्होंने फैसला किया कि रेलवे की भर्ती जिस जोन में होगी उस जोन में उसकी भाषा में उसका विज्ञापन प्रकाशित होना चाहिए। तब से प्रकाशित हो रहा है, हमारा विरोध रुक चुका है। साहब आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें आने की उम्मीद है, ऐसा आपको लगता है? जयदेव जी, आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं जैसे मैं कोई ज्योतिषी हूँ, आप प्रश्न लेके बैठे हैं। इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मतदाता के मन में क्या चल रहा है ये जब मत डालने जब जाता है आखिरी समय तक परिवर्तन होता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल तो मची हुई है, महाराष्ट्र के लोगों के मन में भी उथल पुथल मची है, परंतु एक जो मैंडेट पूरे देश में बना है वो मोदी जी के पक्ष में है। इतना तय है कि मोदी जी सबसे ज्यादा सीटें जीत करके लेके आएंगे, और वो आंकड़ा कितना होगा वो मेरी क्षमताओं से बाहर है। और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिज्ञ को लिए ये संभव नहीं है कि ये बता सके कि कितनी सीटें जीतेंगे। हाँ, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम एक सीटों का आंकड़ा फेंकते हैं कि हम इतना सीटें जीतेंगे, और उतनी सीटें जीत पाए ना जीत पाए ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। और 4 जून को जब काउंटिंग होगी, पूरा देश जब देखेगा तो पता चलेगा कि कहाँ से कितनी सीटें जीती हैं, महाराष्ट्र से कितनी जीती हैं, गुजरात से कितनी जीती हैं, मध्य प्रदेश से कितनी जीती हैं, राजस्थान से कितनी, पंजाब से कितनी, तो पूरा देश का आंकड़ा सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से मोदी जी सक्षम प्रधानमंत्री के तौर पर उभरेंगे, और जो कई महत्वपूर्ण फैसले अभी बाकी उन फैसलों को किया जाएगा। जो समान नागरिक आचार संहिता है वो इस देश में लागू होना चाहिए। हमारी पार्टी पहले भी ये मांग करती रही है, और मुझे उम्मीद है कि अब जब मोदी जी आएंगे तो ये फैसला कर पाएंगे। साहब आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।